तकरीबन आ चुके हैं, तस्वीर साफ हो चुकी है। झारखंड में तो हम बीजेपी बहुमत देख रहे हैं, एकदम जबरदस्त ऑल आउट, और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है 24 सीटों के साथ। और ये जो पटाखे आप फूटते हुए देख रहे हैं, ये जम्मू की सड़क की तस्वीर है। तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर रही है जहां उसे जबरदस्त बहुमत मिल रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी, जो कि अपने आप में मुझे लगता है इतिहास है, ऐतिहासिक है। हमारे साथ रेणु मित्तल भी जुड़ी हुई है और साथ ही हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की फिगर्स देखिए 20 पर आ गया है, कांग्रेस 13 पर, और बीजेपी और पीडीपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, अदर्स भी बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर में बहुत क्लोज है। और जैसे हमको लग रहा था शुरू में कि थोड़ा सा क्लियर पिक्चर आ रहा है, ऐसा नहीं है, अभी पिक्चर बिल्कुल चेंज हो गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल पिकअप हो गया 20 सीट पर। तो कांग्रेस, एनसी और कुछ अदर्स मिला के अभी कुछ भी पॉसिबिलिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू में ठीक ठाक प्रेजेंस है, लेकिन अनुज जी बीजेपी 24, जम्मू कश्मीर में ये जो फिगर है ये अपने आप में इतिहास है। जी बिल्कुल, हालांकि जम्मू कश्मीर में भाजपा 11 जो पिछले बार अभी थी, उनके पास इससे अधिक कभी नहीं रही है। उसके पहले वाले में तो केवल 1 थी और उसके पहले 8 सीटें थी। तो भाजपा के लिए इतिहास रचा जा रहा है, भाजपा के इतिहास से देखें तो। लेकिन राज्य एक ऐसी त्रिशंकु विधानसभा बना रहा है जिसमें विपक्ष भी बहुत मजबूत होगा और सत्ता पक्ष भी जो है वो उतनी अधिक मजबूत नहीं होगी, बिल्कुल बराबर में। कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप यहां देख लें, यदि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 44, यदि कांग्रेस और पीडीपी तो 36, यदि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यदि उस तरफ बढ़ रहे होंगे तो वो भी 33 के आसपास हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा वो बहुत मजबूत सरकार का नहीं होगा, सहयोगी पर बहुत अधिक आश्रित बड़े भाई को होना होगा। लेकिन पीडीपी ने तो अभी भी साफ संकेत दे दिया, हमारे यहाँ पे हमने खबर भी चलाई कि हम जा सकते हैं बीजेपी के साथ में, वो तो पहले ही तैयार बैठे। और यदि देखिए बीजेपी नंबर 1 और पीडीपी नंबर 2 है, तो क्या पीडीपी बीजेपी का मुख्यमंत्री, जो कि एक हिंदू होने की अधिक संभावना होगा, उसके लिए वो मदद करेंगे क्या? जिस समय वो बयान आया उसमें पीडीपी नंबर 1 पर थी और बीजेपी नंबर 2 पर थी। तो स्थितियां बदल रही हैं, देखिए फिर बदल गई स्थिति। तो मेरे ख्याल से जो नतीजे अंत में सेटल होंगे उसका इंतजार करना होगा। देखिए इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जिस तरह से आगे बढ़ी है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और अदर्स का भी पॉसिबिलिटी बन गया है। कॉन्फ्रेंस का एक आंकड़ा कम, हाँ, वो क्योंकि वो कह रही हूँ ना फ्लूइड सिचुएशन है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले पीछे थी, नंबर्स एड अप नहीं हो रहे थे कांग्रेस के साथ मिलके, अब वो नंबर्स एड अप हो रहे हैं। तो अब ये रिजल्ट तक कहाँ पर जाएगा? 8 है, ये भी भूमिका निभाएंगे। हमने थोड़ी देर पहले पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह को सुना भी कि वो तो 10 की बात कर रहे थे। नहीं कह रहा हूँ वो अब इसमें क्या ब्रेकडाउन है अदर्स का, ये भी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जिस तरह से ये आंकड़े फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ये पूरी पॉसिबिलिटीज इसमें वाइड ओपन है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त रतन लाल जी भी जुड़े हुए हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन लाल जी, आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जिस तरह की लहर थी पूरे स्टेट में, जम्मू कश्मीर में खासतौर से फ्लड्स के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन लाल जी, आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जिस तरह की लहर थी पूरे स्टेट में, जम्मू कश्मीर में खासतौर से फ्लड्स के बाद, फ्लड्स में कोई आप मुख्यमंत्री भी कई दिन तक नजर नहीं आए, पूरा का पूरा मंत्रालय कहीं गायब हो गया था। तो ये जो आंकड़ा है 19 पे जो आप आगे चल रहे हैं, ये आपने ऐसा क्या करिश्मा किया कि 19 पर अभी आपको रुझान जो है वो आगे दिखा रहे हैं? रतनलाल जी से अभी फिलहाल उनको हमारी आवाज में, अनुज जी यही सवाल आपसे है। देखिए मुझे लगता है कि जो उनके पुराने क्षेत्र थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां पे किसी वजह से लोगों से खुद अपने आप को जोड़ पाई और वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर पा रही है। यानी बेहतर इन द सेंस की जो हम सोच रहे थे कि क्या 10 से नीचे भी उतर आएगी, उससे बेहतर कर रही है। यानी जो पुराने परिवार जो उनसे जुड़े हुए थे उनको उन्होंने अंत में अपने साथ ले लिया है। अच्छा चलिए, एक बार रतनलाल जी शायद अब हमें सुन पाएंगे। रतनलाल जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल वही है, हम आपको पहले सुन नहीं पाए थे, अब आपका जवाब सुनना चाहेंगे। देखिए, मैंने कहा कि ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि हमारे साथियों ने, वर्करों ने जितना अनथक काम किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये उसके परिणाम है।
हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो पिछली परफॉर्मेंस की है, ये उसके परिणाम है। और मैं समझता हूं कि ये जो परिणाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जम्मू कश्मीर के प्रति कुर्बानी है, ये उसका परिणाम है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा मिशनरी तौर पे यहाँ काम किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात की है और हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की उन्नति की बात करेंगे। कल तक तो आप ही के नेता रतन लाल जी, आप ही की पार्टी के नेता कल तक हथियार डाल चुके थे, मोदी लहर की बात कर रहे थे। और कल रात तक की बात कर रही हूं मैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी लहर जम्मू के कुछ रीजन में चली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर मैं ये बात कहना चाहता हूं मैम कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइड पार्टी है, जो जम्मू खिते में भी है, कश्मीर खिते में भी है और लद्दाख खिते में भी है। इसलिए मैम ये हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जी बात पूरी कीजिए, सुन रहे हैं आपको। ये तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर है, हर जगह है, इसलिए जी हाँ। वैसे तो पीडीपी भी अब जम्मू में भी उसका अच्छा खासा। रेणु जी, क्या ये जो तर्क दे रहे हैं कि जो एक लेगेसी है अब्दुल्लास की और जो उन्होंने पिछले दशकों से राज किया और काम किया है, ये उसका नतीजा है, बेशक ही वहां पर एंटी इनकम्बेंसी वेव चल रही हो? देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही डाउन एंड आउट है। जिस तरह से उन्होंने पूरी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे फ्लड्स में और जिस तरह से नुकसान हुआ वहां स्टेट में, पर अब लग रहा है कि जो लोग हैं वो शायद अब्दुल्ला फैमिली से जुड़े हुए थे। फारूक अब्दुल्ला बहुत दिनों से बीमार हैं, वो पूरी तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उमर अब्दुल्ला अपनी सीटों पे से हार रहे हैं। तो जो पर ये जो काम वहां ज्यादा हुआ नहीं डेवलपमेंट का। कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, कांग्रेस का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा नहीं सरकार में। मेरे को लगता है कि ये जो है रिजल्ट, ये जो डिवीजन ऑफ वोट हुआ है बीजेपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जम्मू रीजन में, उसका नतीजा है, और न कि ये कि लोगों का बहुत ज्यादा आस्था है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उमर अब्दुल्ला हार नहीं रहे होते। बिल्कुल। हमारे साथ अमन सिन्हा बीजेपी के भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जम्मू कश्मीर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान है कि जम्मू कश्मीर और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, जो की तस्वीर हमें लगभग दिख ही रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में आंकड़े आगे पीछे जरूर हो रहे हैं और वहां पर त्रिशंकु विधानसभा हमें दिखाई दे रही है। किस तरह से बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या पीडीपी ने पहले ही कह दिया है कि वो समर्थन देने की स्थिति में है बीजेपी को, क्योंकि एक स्थिर सरकार जो है वो राज्य को चाहिए। झारखंड में हम देख ही रहे हैं, वो बिल्कुल तस्वीर साफ है कि बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। लेकिन झारखंड में बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या ट्राइबल होगा या नॉन ट्राइबल होगा? मोदी किसको झारखंड की सत्ता सौंपेंगे 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर? 14 साल में जिसने 9 मुख्यमंत्री देखे हैं और अब वहां की जनता को एक स्थिर सरकार की दरकार है। तो ऐसा कौन सा शख्स होगा बीजेपी का या बीजेपी की चॉइस होगी आला कमान की, जो ये स्थिर सरकार झारखंड को दे पाएगा? जम्मू कश्मीर में कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि पीडीपी के साथ मिलकर क्या बीजेपी सरकार बनाएगी? अगर, जैसे कि पीडीपी ने संकेत दिए, अगर बीजेपी और पीडीपी सरकार बनाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री बीजेपी की पसंद का होगा या पीडीपी की पसंद का होगा? अगर और दोनों तालमेल कैसे आपस में बिठाएंगे? कई सारे मुद्दे हैं। पीडीपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी बात कर दी है। हम चलते सीधे अमन सिन्हा के पास, बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, झारखंड में 3/4 आप लेकर आए हैं, आप ये मैंडेट लेकर आए हैं। जम्मू कश्मीर में भी एक तरह से बीजेपी ने इतिहास रचा है, 22 पर आगे चल रही बीजेपी रुझान है। अब 2 सवाल, पहला ये कि झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर कौन शख्सियत उभरेगी, और दूसरा सवाल ये कि जम्मू कश्मीर में किसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? क्या पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, बाप बेटी की पार्टी के साथ मिलकर? शीतल जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में और झारखंड में दोनों जगह ही भाजपा अपना अभी तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर और सीटों के टर्म्स में भी वो अपना करने जा रही है, और इसलिए हमारे लिए बहुत ही संतोष और हर्ष का विषय है। झारखंड में हमारी 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, ऐसा आपके रुझानों से दिखता है, और जम्मू कश्मीर में भी अप्रत्याशित है परिणाम। अगर 6 महीने पहले कोई कहता कि भाजपा की केंद्र में सरकार आएगी और भाजपा लीडिंग पार्टी होगी जम्मू और कश्मीर में,
तो इस बात को मुझे लगता है आपके एक्सपर्ट्स भी नहीं उस समय बिलीव कर पाते। पर यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है, देश का सुदूर कोई छोर हो, चाहे जम्मू कश्मीर का वैली का एरिया हो या झारखंड का ट्राइबल एरिया हो या नक्सल अफेक्टेड एरियाज हो, जो भी जिस तरह के भी एरियाज हैं, हर जगह उनकी पॉपुलैरिटी कैसी है ये स्पष्ट रूप से आपके रुझान जो हैं ये दर्शाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा शीतल जी की वैली में भी हमारा वोट शेयर जो है वो काफी बढ़ेगा। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि पहले हमारा वोट शेयर 1% था वहां पे, तो हम लोग उस थ्रेशोल्ड लेवल तक ना पहुंच पाए जिसमें कि वो कई सीटों में ट्रांसलेट करता हो, पर वोट शेयर में वहां पे भी रिमार्केबल जंप होगा। और जम्मू में तो हम लोग स्वीप कर ही रहे हैं और लद्दाख में भी हमें सीटें मिल रही हैं और वैली में भी हम लोगों को विश्वास है कि हमें कुछ सीटें जरूर मिलेंगी। जहां तक सरकार के नेतृत्व का जो प्रश्न आपने पूछा, ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल जो है पहले अपनी अनुशंसा करेगा और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पे एक व्यू लेगा और उसके बाद ये चीज डिसाइड होगी। और जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस हैं, जब एक बार रिजल्ट स्पष्ट हो जाते हैं तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड पूरी जो है राजनीतिक परिस्थिति का आकलन करते हुए और इस पे एक अपना फैसला लेगा और आपसे शेयर करेगा। ठीक है, ये पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले की बात इन्होंने की अमन सिन्हा जी ने। अनुज जी, एज एन एनालिस्ट, एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पर दोनों में बन रही। अच्छा, राजनाथ सिंह जी का बीजेपी की सरकार बनेगी। अनुज जी, मेरा सवाल ये कि जम्मू कश्मीर की हम बात करें, झारखंड में तो कोई कहीं पर दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ अगर ये लोग बैठते हैं, जुड़ते हैं, तो फिर किस तरह का आगे आपको रोड मैप दिखता है दोनों पार्टियों को लेकर? किस तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एग्रीमेंट होगी? मुख्यमंत्री का जो मसला है वो कैसे सुलझाएंगे? आपको क्या लगता है? शीतल जी, देखिए, यदि पीडीपी और बीजेपी यदि ये दोनों मिलकर के आगे चल के सरकार बनाते हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो जरूर बनेगा और उसमें पहली चीज जो पीडीपी की ओर से रखी जाएगी कि आप 370 को अलग रखिए। बीजेपी ने पहले के चरणों में 370 पर उतना जोर नहीं दिया। जम्मू के क्षेत्र के लिए जब आखिरी चरण का मतदान आया तो वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब जाते हैं वहां पर और वो 370 के बारे में बोलते हैं। तो वो पहली चीज होगी। और बीजेपी उनसे कहेगी कि आप जो कश्मीर घाटी में जो अलगाववादी तत्व हैं उनको कमजोर करने की कोशिश करिए। इसी के इर्द गिर्द ये इनका गठबंधन चलेगा और मुझे लगता है वो देश के हित में होगा। यदि इसमें झारखंड और कश्मीर दोनों को हम देखें तो झारखंड में शुरू में लग रहा था कि बीजेपी 3/4 बहुमत की ओर जा रही है, लेकिन अब स्पष्ट बहुमत के आसपास खड़ी नजर आ रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पहले खत्म होता हुआ लग रहा था। आप पूरी कीजिएगा, राजनाथ सिंह ने क्या कहा, उनका बयान हम एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जी जी, ये बन रही है दोनों स्थानों पर, झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों में बन रही है। ये बन रही है दोनों स्थानों पर, झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों में बन रही है। तो झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों में बीजेपी की सरकार बन रही है। झारखंड में तो बन रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो सिचुएशन है, स्थिति जो है वो दिलचस्प है क्योंकि वहां त्रिशंकु विधानसभा बनती हुई दिख रही है हमें। अनुज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा जितनी बुरी तरह से पहले प्रदर्शन करता हुआ लग रहा था उसकी तुलना में उसने अपनी सीटें इसमें बढ़ा ली और जो वर्तमान सीटें उससे भी आगे बढ़ती हुई लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस और जेएमएम ने गठबंधन तोड़ करके बहुत बड़ी गलती की है। ये समीक्षा के बाद उनको पता लगेगा। और उसी तरह से शायद यदि जम्मू कश्मीर में भी दोनों दल जिस तरह से 6 साल सरकार में रहे, यदि मिलकर के चुनाव लड़ते तो शायद बीजेपी की बढ़त इतनी बड़ी या पीडीपी की भी उतनी बड़ी नहीं दिख पाती। कांग्रेस आलाकमान इसके पहले महाराष्ट्र का भी उसने देखा है कि गठबंधन तोड़ करके उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। शायद ये बात अब 10 जनपद को भली भांति समझ में आ जाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस के भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, तो उनसे हम ये जानेंगे कि ये गठबंधन तोड़ने की जो आपको मिल रही है। जी रेनू, मुझे लगता है कि जो अनुज जी ने बात की मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। बीजेपी और पीडीपी में इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। वो हार्डलाइन पार्टी है वहां की, उनका एसोसिएशन मिलिटेंट ग्रुप से रहा है जो हमने पिछली बार देखा। और जैसे जैसे अगर सरकार आगे बढ़ेगी और वो चीजें सब बाहर आएंगी,
जिस तरह से मुफ्ती साहब अपनी सरकार चलाते थे, तो मुझे लगता है कि इसमें जो है कलेश ज्यादा होगा और रेजोल्यूशंस और सॉल्यूशंस इसमें कम दिखाई देंगे। तो दोनों का एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, डिफरिंग व्यू पॉइंट है, जो बिल्कुल सामने क्लियर कट दिख रहा है सब लोगों को। अब ये कैसे इकट्ठे बैठ के सरकार अब देखिए दोनों बराबर हो गए हैं, बीजेपी और पीडीपी। दिलचस्प, जैसे कि नंबर्स बिल्कुल जम्बलिंग हो रही है। रेणु, इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन तो है दोनों दलों की विचारधारा में और सोच में, लेकिन मैं इस पर बात करूंगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मिठाइयां बटी है क्योंकि उन्हें स्पष्ट हो गया है कि झारखंड में वो सरकार बना रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाने की स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर रही है। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये मिठाइयां बांटी गई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में। ये इस वक्त की खबर है। रेणु जी, हम बात कर रहे थे इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस की, तो अगर हम चुनाव से कुछ देर पहले का समय देखें तो हमने महबूबा मुफ्ती और पीडीपी के तरफ से नरेंद्र मोदी की तारीफ में ही बातें सुनी, उनकी खिलाफत की बातें नहीं सुनी। फिर अभी अभी ये रुझान जब आए, ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, तो पीडीपी ने पहले ही आगे बढ़कर ये कह दिया कि हाँ, हम जा सकते हैं अगर एक स्थिर सरकार चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी देखिए, जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम जम्मू कश्मीर को देखें तो हम सब जानते हैं कि बहुत नाजुक स्थिति है वहां पर। तो कोई भी जो स्टेट की सरकार है वो चाहेगी कि सेंटर के साथ अलाइन होके उनको जो उसके फायदे होंगे, डेवलपमेंट है, फंड्स है, पूरा मतलब सरकार का जो चलाने का तरीका है और बाकी जो मदद हो सकती है वो सब चाहिएगी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को। तभी हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों इकट्ठे मिलकर सरकार चलाई, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में पावर में थी। ये एक उनका एक सोचने का तरीका है, वो अपनी जगह है। पर मैं कह रही हूं कि एज पार्टीज, एज पॉलिटिकल पार्टीज, इनका जो अपना सोचने का जो विचारधारा है और जो उनका स्टाइल है और जो तरीका है, उनमें बहुत जबरदस्त एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमको सामने आता हुआ ठीक है। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ये जो मैंडेट झारखंड में आया है, झारखंड की जनता ने स्थिर सरकार के लिए वोट दिया कि अब उनको मुख्यमंत्री बार बार नहीं बदलना, एक मुख्यमंत्री मिले, एक सरकार जो पूरा 5 साल चलाए। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, इन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, झारखंड का तो स्पष्ट है कि झारखंड का जो मैंडेट है वो स्थिर सरकार के लिए है, पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए। क्योंकि जब से झारखंड बना है 14 साल में, वहां कोई स्थिर सरकार नहीं रही है और कई बार राष्ट्रपति शासन भी लगा है। और जबकि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जो 2 राज्य साथ बने थे, वो स्थिर सरकारों की वजह से काफी आगे बढ़ गए। जम्मू कश्मीर की बात है, मैं रेणु जी को एक चीज याद दिला दूं, हमारी बहुत वरिष्ठ मित्र हैं, कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है उनका बैकग्राउंड कांग्रेस का है, जो पीडीपी के जो फाउंडर हैं, महबूबा मुफ्ती उनकी बेटी हैं। तो कहीं न कहीं मुफ्ती साहब जो है वो पोजीशंस बदलना जानते हैं। और हार्ड लाइन की जहां तक बात है, हार्ड लाइन की एक सिचुएशन होती है। आज की तारीख में मुफ्ती साहब हार्ड लाइन लेकर के उनको कुछ मिलेगा नहीं। बेहतर ये है, बहुत ही प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है वो जनता दल में भी रहे हैं, वो कांग्रेस के लीडर हैं और वो हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन दोनों लेना जानते हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी और पीडीपी के, आप इलेक्शन से पहले जो पीडीपी नेताओं के बयान थे उनको अगर आप देखिए। आप अपनी बात पूरी करिएगा विनोद जी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज इसलिए हम बार बार स्ट्रेस करें क्योंकि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मिठाइयां बटी हैं। बड़ा अचीवमेंट बीजेपी से निश्चित तौर पर मान रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। राकेश, बीजेपी के लिए ये एक और तमगा। देखिए, साफ तौर पर अभी संसदीय दल की बैठक खत्म हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सारे सांसद हैं अभी बाहर निकल रहे हैं और इसमें जो है लड्डू बांटा गया है सांसदों के बीच। जिस तरह से बीजेपी ने झारखंड में अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो सांसद हैं अभी बाहर निकल रहे हैं और इसमें जो है लड्डू बांटा गया है सांसदों के बीच। जिस तरह से बीजेपी ने झारखंड में अपनी बढ़त बनाए हुए है, उसको लेकर सभी सांसदों को उसको धन्यवाद दिया गया और ये बैठक खत्म हुई है और इसमें करीब 45 मिनट जो है मंत्रणा हुई है और साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा है कि काफी खुश नजर आ रहे हैं। शीतल, बिल्कुल, धन्यवाद इस अपडेट के लिए। तो प्रधानमंत्री काफी खुश है निश्चित तौर पर। विनोद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मिशन 44 नहीं तो मिशन 24 तो हो गया और कह रहे हैं कि घाटी में भी वोट शेयर अपना नरेंद्र मोदी जी के लिए खुश होने की बात इसलिए भी है शीतल कि लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरह से संसद में गतिरोध चल रहा है और ये संघ परिवार के भीतर जो एक गतिरोध चल की स्थिति है, कन्वर्जन को लेकर के नरेंद्र मोदी अपनी एक पोजीशन पार्टी के भीतर और संघ परिवार के भीतर स्पष्ट कर रहे हैं। इन नतीजों से उनको अपनी
बीजेपी के भीतर और संघ परिवार के भीतर एक दूसरी ताकत मिलेगी। अब वो ज्यादा मजबूती के साथ संघ परिवार में अपनी बात रख पाएंगे, भाई मुझे मौका दीजिए सरकार चलाने का, और मुझे जो है अभी भी ये साबित हो गया है कि वोट जो है वो उनके नाम पर है। जम्मू कश्मीर में 24-25 सीटें लेकर के आना बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार लाना, जबकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भी उतनी जिम्मेदार है अस्थिर सरकार के लिए। और ये सवाल बार बार चुनाव में उठता रहा कि भाई आप सबको कह रहे हैं, आप भी तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को मैंडेट मिलना कहीं न कहीं ये दिखाता है कि झारखंड के लोगों ने नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा किया है कि भाई हमको आप स्थिर सरकार दीजिए, हम तस्वीर बदलेंगे। पर विनोद जी, हमको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जिस तरह से मोहन भागवत का बयान आया 2-3 दिन पहले, क्या आपको लगता है कि जम्मू में इतनी सीटें आने के बाद आरएसएस अपना एजेंडा 370 का छोड़ देगी, या वो जो या कन्वर्जन्स का है या बाकी इशू? अभी उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र है, उन्होंने कहा क्रिश्चियंस और मुसलमानों को सबको हिंदू हो जाना चाहिए। तो अगर जितनी ज्यादा सीटें आएंगी उतनी ज्यादा आरएसएस भी मजबूत होगी। आरएसएस कहेगी कि हमारी मदद से आप चुनाव जीते हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप हमारा एजेंडा पीछे कर देंगे और बाकी आगे करेंगे? तो उस स्थिति में पीडीपी किस तरह से रिएक्ट करेगी, या जो वैली की जो पार्टीज हैं, ये टकराव बढ़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों के कॉन्ट्रडिक्शंस इतने ज्यादा हैं कि ये बढ़ेगा। जिस तरह से बीजेपी मजबूत होगी हिंदू एरियाज में, तो आरएसएस कहेगी कि ये तो हमने मजबूती लाई है, आपका डेवलपमेंट एजेंडा पीछे है, हमारा हिंदुत्व का एजेंडा आगे है। आपकी बात का जवाब मैं अमन से भी लूंगी, बीजेपी के प्रवक्ता अमन से ना, और साथ ही बता दूं कि हमारे साथ प्रणव झा भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अमन के पास पहले चलते हैं। अमन, जैसे कि यहाँ चर्चा हो रही है कि जम्मू कश्मीर में अब सरकार जो बनेगी, आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, हालांकि पीडीपी का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, आगे पीछे हो रहा है, अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। पीडीपी के साथ अगर बीजेपी आती है तो जो विचारधारा को लेकर आप लोगों के बीच में मतभेद हैं या जो सोच को लेकर मतभेद हैं, उसको कैसे पाटेंगे? किस तरह से स्थिर सरकार जम्मू कश्मीर को देंगे अगर आप पीडीपी के साथ आते हैं तो? देखिए शीतल जी, जम्मू कश्मीर का बड़ा लंबा और रिगरस चुनाव था और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के पूरे नेतृत्व ने बहुत मेहनत की, और हम लोग जो आज वहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मुझे लगता है जो उभर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम है। तो आज तो उस विषय पे संतोष करने का, उस पे सेलिब्रेट करने का दिन है हमारे लिए। अभी ये सब चीजें जब एक बार परिणाम आ जाते हैं तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इन सब चीजों पे एक अपना व्यू फॉर्मुलेट करेगा और उसके बाद फिर सबके साथ शेयर करेगा। तो मुझे लगता है ये प्रीमेच्योर है, थोड़ा सा हम लोग रुक जाएं, पूरे परिणाम आने दें, उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और फिर वो सबकी जानकारी में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा शीतल जी कि 1% से अगर हमारा वोट शेयर वैली में इतना बढ़ रहा है कि हम सीट्स को उसको सीट्स में ट्रांसलेट करने की स्थिति में आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत रिमार्केबल बात है। और बीजेपी के लिए कहा जाता था कि उसको तो वैली में कोई वोट ही नहीं मिल सकता, और आज हम लोग वहां पे 7-8 सीटों में वी आर इन स्ट्रांग कंटेंशन और वहां पे हमारी सीटें आ सकती हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि वो सीटें अगर ट्रांसलेट हो जाती हैं तो आपको दिखेगा कि भाजपा बहुमत की तरफ वहां पे सरकार बनाने की स्थिति में उधर बढ़ेगी और उस तरफ अग्रसर होगी। और जो बाकी जो प्रश्न है वो पार्टी का जो स्ट्रैटेजिक प्रश्न है वो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी उस पर कमेंट करना प्रीमेच्योर होगा, पूरे परिणाम आने पे ही उस पर कुछ कहा। ठीक है, बिल्कुल। अमन, प्रणव झा के पास इसी सवाल के साथ। प्रणव, आपने अभी अमन को सुना, वो ये कह रहे थे कि, और हमने भी देखा कि जिस तरह से बीजेपी रुझानों में 24 सीटों पर आगे चल रही है, जम्मू कश्मीर में अपने आप में इतिहास है ये, झारखंड में तो वो आ ही रहे हैं पूरी तरह से लहर के साथ, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी। और इनका ये कहना है कि घाटी में हमारा वोट शेयर रजिस्टर हो रहा है और वो सीटों में भी तब्दील हो सकता है। तो ये जो एक तरह से इस तरह का वाकया हुआ है जो कभी नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के इतिहास में, उसको आपकी पार्टी कैसे देखती है, जो कि वहां सत्ता में रही है, आसीन रही है और अपना जो वो है पूरा मैंडेट है वो खो रही है? देखिए, चुनाव होते हैं और एक दिन जो है चुनाव का परिणाम भी होता है। चुनाव में हार जीत जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस का नतीजा है, और जहां अगर कोई पार्टी अच्छा करती है या बुरा करती है तो दुनिया वहीं समाप्त नहीं होती। आप ये देखें कि साइक्लिक होता है, आप एक पार्टी पक्ष में होती है, दूसरी पार्टी विपक्ष में होती है।
हाँ, ये जरूर है कि पिछले 10 साल में जितनी तब्दीली आई अपने देश में, विकास के आंकड़े जिस तरह से बढ़ चढ़कर आगे आए, वो लोगों में रिफ्लेक्ट होता है। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं और वो जो है ऐसे लोगों को मौका देना चाहते हैं जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और आप ये देखें कि जो भी पार्टी शासन में है इस समय नरेंद्र मोदी जी उत्थान पर हैं, अपने वादों को लेकर, चुनाव के तौर तरीकों को लेकर, और बढ़ चढ़कर उनको मैंडेट मिला है। तो जनता जो है कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रही है और शायद ये देखना चाहती है कि मौका दें हम। साल भर हो गया जनता को एक्सपेरिमेंट करते हुए। जो आप कह रहे हैं प्रणव, आप ये कह रहे हैं कि जनता 1 साल से एक्सपेरिमेंट ही कर रही है, चाहे जितने विधानसभा चुनाव हमने देखे, हाल में हरियाणा में हमने देखा, या हमने लोकसभा चुनाव में देखा, और अब हम जम्मू कश्मीर झारखंड में देख रहे हैं। तो 1 साल से जनता तो इतनी बुद्धू नहीं है ना, वो देख तो रही है कुछ ना कुछ तो। अच्छा, आपने बिल्कुल लाजमी, आपने बहुत महत्वपूर्ण उस पे मुद्दे पर ला दिया अपनी बात को। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि पिछले झारखंड में 14 सालों में 10 साल भाजपा की सरकार रही है, 2 साल राष्ट्रपति का शासन रहा है। और आप ये देखें कि जितनी चुनावी सभाएं हुई, लगभग 400 चुनावी सभाएं हुई, प्रधानमंत्री के दौरे हुए, और हर सभा में उन्होंने ये कहा, बहनों भाइयों, झारखंड के निवासियों, जिस राजनीतिक व्यवस्था ने, जिन लोगों ने झारखंड को बर्बाद किया है, उनको आप वोट ना दें। उसके बावजूद बीजेपी को वोट गई है। हम और भी कई सारे सवाल झारखंड को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर हम करेंगे, और साथ ही आपको सटीक नतीजे, जैसे कि लगातार हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, रुझान और नतीजे भी वो देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। हमारे खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए रहिए।